अच्छा, अभी ना हम लोग ने बात करनी है किस पर, रिफामाइसिन वाली ड्रग्स पर, ठीक है। अब इसके अंदर ना 3 ड्रग्स और आ जाती हैं। रिफेम्पिन आ जाता है और आ जाती है रिफापेंटिन और रिफाब्यूटिन। ठीक हो गया, ये सारी आ गई हैं। अब ना हम लोग ने क्या देखते हैं कि इनका सबसे पहले हम लोग ना देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास क्या आ जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारे पास सबसे पहले बता देते हैं कि भाई साहब ये हमारे पास फंगल सेल है, ये उसकी है सेल वॉल है। ठीक हो गया। जब हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम है, फंगल सेल नहीं है। ये हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो एजेंट है ना, ये उसकी सेल वॉल है और ये कंप्लीट ना उसका सेल है। ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि जो ये होता है ना ये हमारे पास होता है डीएनए बेस्ड होता है। ठीक हो गया, यानी कि ये इसका डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इस डीएनए ने जब आरएनए में कन्वर्ट होना है ना, मोस्टली मैसेंजर आरएनए में, ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होना है, इसके लिए ना हमारे पास एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम लोग कह देते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब जो हमारे पास हमारी जो ड्रग है ना, जो रिफामाइसिन वाली ड्रग है, उसने आके इसको इनहिबिट कर देना है। जब हमारे पास इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी ना, यानी कि जब हमारे पास डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए में ही नहीं कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्दर जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो भी इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे जिसकी फंक्शनल प्लस जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सारी इनहिबिटेड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये हो गया। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि हाँ, बाकी अब हमारे पास रह जाता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। यानी कि सबसे हम लोग पहले बात कर लेते हैं यूजेस की, या थेरेप्यूटिक यूजेस हमारे पास इसके कहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बता देंगे कि हमारे पास है ये मैक्रोसाइडल एंटीबायोटिक है। ठीक हो गया, हमारे पास मैक्रोसाइडल एंटीबायोटिक है, मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक है। हम लोग इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। अब एंटीबायोटिक है, सबसे पहले तो इसको हम लोग बैक्टीरियोसाइडल या इसका स्टैटिक यूज़ हो जाएगा। ठीक हो गया, बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक यूज़ हो जाएगा। दूसरा हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास वैनकोमाइसिन के साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इन मरसा में, यानी कि मरसा के जो स्ट्रेन्स होते हैं जो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस, हम लोग ना उसके अंदर हम लोग ना वैनकोमाइसिन के साथ इसको देंगे। उसके बाद इसके अलावा हम लोग इसको किस में यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, लेप्रोसी में हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको डेली, मतलब अगर हम लोग इसका यूज़ करवाते रहे ना कि 3 मंथली अगर हम लोग इसको देते रहें, ठीक है, इससे हमारे पास क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस जो होती है ना टू डेप्सोन, वो हमारे पास कम हो जाती है। अब हमारे पास डेप्सोन क्या है, डेप्सोन हमारे पास है एजेंट टू ट्रीट लेप्रोसी। अब हम लोग को पता है कि हम लोगों को आगे जो पेशेंट है उसको लेप्रोसी है। ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि जो डेप्सोन है ना उसका जो इफेक्ट है वो जैसे अभी है ना वैसे ही कुछ टाइम बाद भी रहे। तो हम लोग क्या करेंगे कि वीकली ना या मंथली हम लोग उसको ये दे देंगे, हम लोग उसको रिफामाइसिन के डेरिवेटिव्स दे देंगे या रिफामाइसिन खुद दे देंगे। ये हो गया। हाँ, उसके अलावा जो इसका मेन जो टीबी है उसके अंदर तो इसका यूज़ है ही है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बता देते हैं कि भाई साहब इनको हम लोग जो हमारे पास ये जो ड्रग्स है ना, ये ना हमारे पास स्पेसिफाइड है कि किस किस कंडीशन में देने। जैसे रिफेम्पिन है ना, इसको हम लोग ने देना है एक्टिव टीबी में। रिफापेंटिन जो है इसको हम लोग ने देना है लेटेंट टीबी में। लेटेंट टीबी हमारे पास क्या होता है कि ऐसे हमारे पास ऐसे हमारे पास टीबी के स्ट्रेन्स जो कि हमारी बॉडी में होते हैं लेकिन अभी अनफंक्शनल होते हैं, अपनी डोरमेंट स्टेट में होते हैं, मतलब अभी ना वो फंक्शनल नहीं होते हैं। इसकी वजह से हम लोग को ना कोई टीबी के साइन सिम्टम्स भी नहीं शो होते। लेटेंट टीबी में देंगे और हम लोग ना इसको कम्बिनेशन के साथ देंगे किसके, आइसोनायाजिड के। उसके बाद आगे जाते हैं रिफाब्यूटिन। हमारे पास ऐसे लोग जिनको HIV भी होता है और साथ में टीबी भी होता है, हम लोग उसके अंदर ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है रिफाब्यूटिन जो है। ये बात होगी। उसके बाद हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, यूजेस हमारे पास कवर हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कवर हो गया, इंट्रो देख लिया था हम लोगों ने। अब हम लोग ना इसकी बात करते हैं काइनेटिक्स की, नहीं रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अब इसकी रेजिस्टेंस कैसे होती है, रेजिस्टेंस इसकी ऐसे होती है कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना, उसकी जो जीन है फॉर द ड्रग वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और माइकोबैक्टीरियम वो जो है ट्यूबरकुलोसिस का जो एजेंट है उसके अंदर। जब ये सब कुछ हो गया फिर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। काइनेटिक्स में हमारे पास क्या आ रहा है, हम लोग इसको ओरल भी दे सकते हैं
ये सारी हमारे पास ऑरली अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ जो रिफामाइसिन है ना वो हमारे पास IV भी अवेलेबल है, ठीक है। और उसके अलावा इनकी जो ब्लड में कंसनट्रेशन होती है वो भी नॉर्मल है, मतलब अच्छी कंसनट्रेशन होती है इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स एज वेल, ठीक हो गया। बॉडी फ्लूइड्स में भी इसकी अच्छी कंसनट्रेशन होती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो उसके बाद हम एडमी देख रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग ने कवर कर लिया है। D से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम लोग ने कवर कर लिया कि कैसी होती है। उसके बाद अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा है कि जब ऑल बॉडी फ्लूइड्स में जाती है ना तो ये CSF में भी पेनिट्रेट करती है। तो जब CSF में जब पेनिट्रेट करती है ना तो इसका एक और यूज़ यहाँ पर आ जाता है कि अगर किसी को मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन है ना, हम लोग इसको उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास CSF में भी इसकी अच्छी पेनिट्रेशन जाती है इस ड्रग की। उसके बाद बात करो मेटाबॉलिज्म की, M से मेटाबॉलिज्म आ गया। अब मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है, लीवर से मेटाबॉलाइज होता है। अब हम लोग अगर इसकी बात करें ना, रिफामाइसिन के जितने भी हैं ये सारे हमारे पास ना हिपेटिक साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स हैं। इंड्यूसर्स का क्या मतलब होगा कि जो हमारे पास मेडिसिन या ऐसे ड्रग्स जो कि साइटोक्रोम P450 से मेटाबोलाइज होते थे ना, अब ये उनकी कंसंट्रेशन को कम कर देगी, ठीक हो गया। अब हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि उन ड्रग्स की जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग इंक्रीज डोज देंगे उनकी, ठीक है, ताकि अगर उनकी डोज अगर कम हो भी जाती है ना इसकी वजह से, रिफामाइसिन की वजह से, तो फिर भी उसका ना इतना हो कि वो थेरेप्यूटिक लेवल जो है ना उसको वो अचीव कर पाए। अब मेजर इसमें कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, वारफेरिन आ जाती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आ जाती है, उसके अलावा हमारे पास और आ जाती हैं 2-3 और ड्रग्स हैं, अभी उनको बाद में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। उसके बाद आ जाती है एलिमिनेशन है इसकी हमारे पास होती है बाइल के थ्रू और फीसिस में होती है। अब इसका ना हम लोगों ने एक याद रखना है कि ये जो ड्रग है ना ये ऑरेंज रेड कलर देती है, किसको, ऑरेंज रेड कलर टू फ्लूइड्स को, ठीक है, यानी कि जो टीयर्स होंगे उनको भी ऑरेंज रेड कलर दे देगी, फेसेस का कलर भी ऑरेंज रेड हो जाएगा, जो यूरिन होगा वो भी ऑरेंज रेड आ जाएगा। तो ये इसकी ना एक इंडिकेशन भी है कि अगर पेशेंट को ऑरेंज रेड कलर की मतलब सिक्रेशंस आ रही है ना तो हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा जो है ना वो रिफेम्पिन या रिफामाइसिन के जो डेरिवेटिव्स है ना वो यूज़ कर रहा है। और इसके अलावा हम लोग ने ना पेशेंट को इसके बारे में पहले बता भी देना होता है ताकि वो ना परेशान ना हो कि भाई अब क्या हमारी बॉडी में ये क्या हो गया है। हम लोग ने इसमें सारी इंट्रैक्शन वगैरह भी सारे कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग के पास लास्ट चीज़ रह जाती है एडवर्स इफेक्ट्स, ADRs रह जाते हैं। ADRs जो होते हैं इसके ना ड्रग इंटरेक्शन इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसका हम लोगों को पता है कि साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर है, तो जितने भी ड्रग्स ने इधर से मेटाबोलाइज होना होगा तो ये उसको इफ़ेक्ट करेगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है रैशेज़ आ जाते हैं। रैशेज़ होने के अलावा ये क्या कर देते हैं जी के क्या इचिंग करवा देते हैं। उसके अलावा नोज़िया और वॉमिटिंग करवा देते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ना एक चीज़ देखनी है कि अगर हम लोग इंटरमिटेंटली अगर हम लोग दें ना ये वाली ड्रग कौन सी रिफाब्यूटिन अगर हम लोग इंटरमिटेंटली दें उससे हमारे पास ना फ्लू लाइक सिंड्रोम हमारे पास बन जाता है। फ्लू लाइक सिंड्रोम जिसमें हमारे पास आ जाते हैं फीवर हो जाता है हम लोगों को, हमें चिल्स हो जाते हैं और फीवर्स हो जाते हैं, चिल्स हो जाते हैं। और उसके अलावा क्या होता है जी कि मायाग्लिया हो जाता है। मायल्जिया हमारे पास क्या होता है, मसल पेन को हम लोग कहते हैं मायल्जिया, मसल पेन मायल्जिया। और हमारे पास शॉक की कंडीशन हो जाती हैं या एनीमिया हो जाता है जो कि बहुत ही रेयर है। ठीक हो गया। अब हम लोग ने ना इसमें देखना है कि हम लोग ने किन किन पेशेंट को ध्यान से देना है, यानी कि उनकी ना कंट्रोल डोज देनी है। हम लोग ने उनको देनी है जो कि जिनकी रीनल इंसफिशिएंसी है, क्योंकि हम लोग को पता है इसकी मेजरली जो सारा मेटाबॉलिज्म है वो हमारे पास इधर से हो रहा है। नहीं, हिपैटिक इंसफिशिएंसी वाले पेशेंट्स को हम लोग ने देना है, क्योंकि हमें पता है सारा मेटाबॉलिज्म इसका लीवर से हो रहा है। तो हम लोग ने ऐसे पेशेंट्स को नहीं देना कि जिनको पहले लीवर सिरोसिस है, हम लोग उनको मजीद ये दे दें कि जो वो लीवर इंसफिशिएंसी के लिए वो जो ड्रग्स यूज़ कर रहे थे उनकी भी इफेक्टिवनेस कम हो जाए और बेचारे जो हैं वो फोत हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ने इसका ये भी देख लेना है। ये सारा हो गया है। हाफ़ लाइफ वगैरह की बात कर लो। हाफ़ लाइफ हमारे पास जो हमारे पास रिफेम्पिन है ना, रिफेम्पिन की हमारे पास 3 to 5 आवर्स है। उसके बाद ब्यूटिन की है, रिफाब्यूटिन की हमारे पास है 35 से 45 आवर्स की है। ठीक हो गया। और जो रिफापेंटिन है उसकी हमारे पास है 13 आवर्स। और हम लोग ने ना इसको कम डोजिंग देनी होती है, इसकी कम डोजिंग देनी होती है, मतलब वीकली डोजिंग इसकी चलती है। इन दोनों की जो होती है ना वो डेली डोजिंग चलती है बस।